मुश्ताक शर्की साहब, आप अपना एक तो तारुफ करा दें कि आप सहाफ़त में कब से हैं, क्या कर रहे हैं, सहाफ़त में किन किन इदारों में आपने काम किया, और इस सहाफ़त के बाद इस सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं। देखें, मैंने 99 में एक सिंधी रोज़नामा था अवामी आवाज़, उसको मैंने ज्वाइन किया कराची में एज ए क्राइम रिपोर्टर, जिसमें मैंने कई बरस काम किया। उसके बाद थोड़े अरसे के लिए मैंने एक उर्दू जो रोज़नामा था कौमी और रियासत, 6 माह तक मैंने वहाँ काम किया। एज अ फॉलो अप स्टोरीज़ पर मैं था, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के तौर पर। और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब ये स्टार्ट हुआ चैनल्स का दौर, तो सिंध टीवी में मैंने बतौर क्राइम रिपोर्टर मैंने वहाँ ज्वाइन किया और 8 साल तक मैंने वहाँ एज ए क्राइम रिपोर्टर जॉब की। उसके बाद बोल टीवी को मैंने ज्वाइन किया एज ए स्पेशल करस्पॉन्डेंट, और 1 साल से ज़ायद का अरसा मैंने वहाँ गुजारा। उस सफ़र के दौरान मुझे एक्सप्रेस टीवी में अच्छी ऑफ़र आई, जहाँ पर मैंने एज ए स्पेशल करस्पॉन्डेंट वहाँ भी मैंने एज ए रिपोर्टर वहाँ ज्वाइन किया। जिसके बाद मेरी लास्ट जो डेस्टिनेशन थी वो दुनिया टीवी थी, जहाँ पर भी मैंने एज ए स्पेशल करस्पॉन्डेंट 2 साल से ज़ायद का सफ़र जारी रखा। उसके बाद आपने कहा कि सहाफ़त के बाद सोशल और समाजी कामों में किस तरह आना हुआ। आपको याद होगा कि कराची के भैंस कॉलोनी इलाके में शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में एक बर्बरियत और अंदोनाक वाक़या आपके गोश गुजार कराता चलूँ कि वहाँ पर एक निहत्ते सिंधी नौजवान इरशाद रांझानी का बेईमाना कत्ल हुआ। और न सिर्फ कत्ल हुआ बल्कि जो कातिल था रहीम शाह, उसने उसको ज़ख्मी करने के बाद गन पॉइंट पर सैकड़ों लोगों को, इलाका मकीनों को यरगमाल बनाए रखा और उस निहत्ते शख्स को मरने दिया। यानी 40 मिनट तक वो वीडियो बनाई गई। वहाँ पर असले के ज़ोर पर लोगों को यरगमाल बनाया गया और उसको रेस्क्यू तक फराहम नहीं किया गया। तिब्बी जो उसकी इमदाद थी वो नहीं करने दी गई, ईजी को नहीं आने दिया गया करीब, पुलिस को करीब आने नहीं दिया गया। उसके बाद वो तड़प के उसने अपनी जान दे दी। जिसके बाद आपने देखा मैंने उस इशू को एज अ सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के तौर पर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हूँ, मैंने उस इशू को टेकअप किया सीरियसली और संजीदगी से उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। और बिलाखिर जो कातिल था, जिसने कत्ल के बाद भी उस मकतूल के ऊपर रॉबरी की एक एफ़आईआर कराई थी शाह लतीफ़ थाने पर, हमने उस पर एहतजाज किया, कारसाज पे एक तारीख़ी धरना दिया। उस धरने के बाद आपने देखा कि आला हुकाम ने बशमूल वज़ीर आला सिंध और दीगर जो आला हुकाम है उन्होंने संजीदगी से नोटिस लिया और रहीम शाह पर उस मासूम नियते बंदे के कत्ल की एफ़आईआर दर्ज हुई। वो गिरफ़्तार हुआ और ताहाल वो उधर कराची सेंट्रल जेल में कैद है। सुप्रीम कोर्ट तक वो गया लेकिन उसकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। अब ये था मेरा सियासी और समाजी कैरियर का आगाज़। अब आप देखें कि जो सिंध में डायनामिक्स हैं, हर बंदा मायूस है, पहले ही वो तंग है और वो जंग लड़ता है भूख, अफलास, बेरोज़गारी, बदअमनी से। बिलखते बच्चे उसके तड़पते हैं, उनको 3 वक्त का खाना देना मुश्किल होता है। उस सिचुएशन में अगर कोई एक बंदा आगे निकलता है और बिलखुसूस सिंध की राजधानी कराची में अगर अपनी कौम के बंदों की सपोर्ट करता है तो आपसे तवक्कुआत अज़ खुद लोगों की जुड़ जाती हैं। तो ऑनवर्ड कारसाज धरने के बाद सिंध के लोगों ने मुझे मुतअद्दिद चीज़ों में अप्रोच किया है, मुझसे मदद तलब की है और ताहाल मैं उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहा। एक इशू को मैं उठाता हूँ, दूसरा आ जाता है, उसको टेकअप करता हूँ, तीसरा आ जाता है। यानी ये मुझ पर वाजिब ही नहीं, क्योंकि न मैं सियासतदान हूँ, न मैं लीडर हूँ, न मैं कुछ हूँ। मैं आज भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मैं आज भी सहाफ़त को तरजीह देता हूँ। मैं न इस सियासत का कभी हिस्सा रहा हूँ, न कौम परस्ती का कभी मैं कोई दावेदार रहा हूँ कि मैं लीडर हूँ, कोई मेरी जमायत है। मैं एज ए इंडिविजुअल जो कर सकता हूँ, चाहे वो सिंधी हो या कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, कराची में किसी की भी अगर मुमकिन मदद हो सकती है, मैं उस करने को अपनी इबादत समझता हूँ। मुश्ताक शर्की पर ये इल्ज़ाम है कि वो ज़मीनों पर कब्ज़े करता है, फ्लैट या घर किराए पे लेता है, फिर उन पर कब्ज़े कर लेता है और उनके असल मालिकान को वहाँ से निकाल देता है, धमकियाँ देता है। इस सिलसिले में कहते हैं कि बहुत एफ़आईआर भी हैं मुश्ताक शर्की के ऊपर। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि आपका ताल्लुक़ किसी लैंड माफिया ग्रुप से है?
देखें, ये इल्ज़ामात लैंड ग्रैबिंग के या घरों पर ज़मीनों पर कब्ज़े के उस वक्त आते हैं सामने जब आप मुआशरे में अच्छा काम करने निकलते हैं। मुश्ताक सर की तो 1999 से सहाफ़त में, तो 17 साल के अरसे में कभी कोई मेरे ऊपर एनसी दाखिल नहीं हुई, कभी कोई मेरे ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। ये 2 साल जब मैंने अवामी इश्यूज़ पर बात करना शुरू की, जब मैंने जालिम को जालिम पुकारना शुरू किया, जब मैं मजलूम के साथ अमली तौर पर खड़ा होने लगा, तो ये इल्ज़ामात की बौछार मेरे ऊपर शुरू हो गई। आपने देखा कि जब ये मेरे ऊपर 13 मुकदमे बने, जब कराची पुलिस से मेरा असूलों पर फड्डा शुरू हुआ, जब मैंने एक्सप्रेस टीवी से लेकर दुनिया टीवी तक कराची के बड़े मंशात के अड्डों को न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि उनको बंद करवाया और वहाँ ऑपरेशन करवाया, वहाँ डिमोलिश कराया उनके अड्डों को, और वहाँ APCs की जो है डिप्लॉयमेंट कराई। वो तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब अगर कोई उस वक्त का कराची पुलिस चीफ या कोई SSP या कोई SHO बजाय कि मुझे अप्रिशिएट करता, उसने क्या किया कि मुझे ऑफ़र की कि जिस तरह मुख्तलिफ जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो इन अड्डों से हफ्ता वसूली करते हैं, जिस तरह पुलिस के करप्ट अफसरान करते हैं, इसी तरह हमारे अपने शोबे में भी कुछ ऐसे हैं लोग कि जो रिपोर्टिंग करने के बजाय उससे भत्ता लेने को तरजीह देते हैं, और इस तरह के कई हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। जब मैंने उस भत्ते को इनकार किया, जब हफ्ता वसूली को मैंने ठुकरा दिया, तो उसकी पादाश में कराची पुलिस का उस वक्त का चीफ मुझसे पर्सनल हो गया, और उन्हीं मंशात के जो ड्रग डीलर्स थे उनकी मुद्दत में मेरे ऊपर 13 से ज़ायद मुकदमे बनाए गए झूठे, मुझे जेल में डाला गया। 6 से ज़ायद ATC केसेस थे मेरे ऊपर। आपने देखा कि लैंड ग्रैबिंग से लेकर मंशात फरोशी तक, मंशात फरोशी से लेकर बदमाशी तक, बदमाशी से लेकर भत्ता वसूली तक की FIRs मेरे ऊपर दर्ज की गई। क्या हुआ? 8-9 माह में मैंने अपनी बेगुनाही साबित की, अदालतों से मैंने रिलीफ लिया और मैं बाइज़्ज़त तौर पर बाहर आ गया, आज़ाद हो गया। आज तक मैं आसिफ सैयद को चैलेंज करता हूँ कि कराची के किसी इलाके में चल के बताएं मुश्ताक सर की तुमने इस 120 गज या 80 गज पे कोई कब्जा किया है, मुझे आप निशानदेही करें, मैं उस वक्त आपको सलाम पेश करूंगा कि हाँ यार मैंने यहाँ पर मैंने कोई कब्जा किया है। एक फ्लैट गुलिस्तान जोर में मैं गुज़श्ता 20 बरस से मुकीम हूँ, वहाँ पर एक फ्लैट चल के मुझे दिखाएं कि किसी पर मैंने कब्जा किया हो और वो कोई मुद्दई सामने लेकर आए, आप अपने स्क्रीन पर बिठाएं, इस पे 92 डिजिटल पे बिठाएं और उसको बताएं, उसकी रुदात सुनाएं मुझे कि मैंने किसी का कभी कोई फ्लैट, कोई 80 गज का प्लाट, कोई एकड़ ज़मीन कब्जा की हो। देखें, इल्ज़ामात हर किसी पर लगते हैं, मुझे बताएं कौन सी ऐसी शख्सियत है जिस पर ये इल्ज़ाम ना हो। ये इल्ज़ाम और हकीकत दूर दूर तक इनका ताल्लुक़ नहीं रहता। मैंने अपनी बेगुनाही शवाहिद और गवाहों की सूरत में मैंने अपनी अदालत में पेश की। जो मुद्दई थे उन्होंने आके रिवील किया, इंकशाफ किया अदालतों में कि भाई हमारे ऊपर पुलिस का प्रेशर था, हम तो मुश्ताक सर की को जानते तक नहीं, ना हमारा कोई घर कब्जा हुआ। वो तहरीरी तौर पर जो अदालती हुक्मनामे मेरे पास रखें, अगर मैं चाहूँ तो मैं डैमेज में जाके अपनी रेमेडी अवेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों में उलझना नहीं चाह रहा। उनका ज़र्फ था, उन्होंने मुकदमे बनाए झूठे, मुझे झुकाने की कोशिश की। आज मुश्ताक सर की आपके सामने बैठा है, आज उसकी आवाज़ में वही तक़वियत अल्लाह पाक ने बख्शी है, आज भी मजलूम के साथ खड़ा है, और आज भी करप्ट जो सिस्टम है पुलिस का, उसमें जितने भी करप्ट अफसरान हैं, आज भी उनकी ललकार मुश्ताक सर की करता है। आप इससे ज़्यादा और क्या चैलेंज हो सकता है कि कराची में कितनी माफिया हैं। एक आलमी सतह पर ये हमारा शहर काउंट होता है दुनिया में। मैं अमेरिका घूमता हूँ, मैं लंदन घूमता हूँ, मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनकी स्पॉन्सरशिप पे जाके विज़िट करता हूँ, मैं पेंटागोन में स्पीच कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कराची के डायनामिक्स क्या हैं। यहाँ पर आप कुछ नहीं करते भी आपकी इतनी बैक बाइटिंग होती है, आपके पीछे लोग रग रहते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो मुश्ताक सर की के पीछे भी मुतअद्दिद ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो इसका जवाल देखना चाहते हैं, लेकिन जब मेरा रब अगर आपको उरूज बख्शे और आपको हर कदम पे कामयाबी बख्शे, तो ये शरपसंद अनासर आपको कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप सुजुकी में पानी फरोख्त करते थे, तो वहाँ से आपका सफ़र और अब आपका लाइफस्टाइल, कि आपके पास लाखों रुपए मालियत की गाड़ियाँ हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपकी घड़ियाँ, आपके मोबाइल फ़ोन देख के,
मतलब ये क्या ज़राए हैं, कौन आपके पीछे है, कौन सपोर्ट कर रहा है, किसका हाथ है आपके ऊपर? क्या आप इतने मामला होने के बावजूद भी इतना बेखौफ घूमते हैं शहर में और इतनी बात करते हैं? मतलब किसी ना किसी का कोई सपोर्ट होती है, इंसान को तो बात करता है ना। तो ये वो कौन सी ताकतें हैं आपके पीछे जो खड़ी हुई हैं, जो आपको बोलती हैं तुम आगे अपना फेस रखो, पीछे हम हैं? मेरे पीछे अल्लाह की ताकत है, कोई ऐसा खुफिया हाथ नहीं जिसका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो। मैंने हवाई यूनिवर्सिटी में जब मेरी फेलोशिप थी यूएसए की, तो मैंने अपना बायो और प्रोफाइल खुद शेयर किया। यानी आसिफ सैयद को ये नहीं पता था कि 20 साल कब मुश्ताक सर की जौहर में क्या करता था। मैंने फ़ख्रिया तौर पर अपना माजी याद रखा हुआ है। मैं इसमें कोई कबात महसूस नहीं करता कि मैं एक रिटायर्ड मरूम एक्साइज कांस्टेबल का बेटा हूँ, और मैं इसमें कभी शर्म महसूस नहीं करता कि मैंने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 50 रुपये दिहाड़ी पर पानी के कैन उठाए। मुझे फ़ख्र है, मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ। अब सवाल ये कि 50 रुपये दिहाड़ी पर एक मजदूरी करने वाला इस वक्त एक अच्छी लाइफ स्टाइल वाली जो ज़िंदगी वो क्यों बसर कर रहा है? ये सवाल मुआशरे की एक आप समझें कि कोई क्रोनिक डिजीज़ है, यानी एक बड़ी बीमारी है कि ना आप किसी को भीख मांगता देख सकते हैं, ना आप किसी को अच्छा खाते हुए देख सकते हैं, ना पहनते हुए देख सकते हैं। अब अगर 21 साल की सहाफ़ती सफ़र में मैंने आगे बढ़ के रिस्क लिए, मेरा कोई पंगा छोटे मोटे किसी आम बंदे से रहा ही नहीं। इस दौर में इस शहर में कई बिजनेस टाइकॉन हैं जो आपसे दोस्ती के ख्वाह होते हैं। अगर आसिफ सैयद की कोई अच्छी रेप हुए, अगर वो मुआशरे में अपना स्टेक रखता है, अगर उसका वजूद आपके मुखालफिन कबूल कर चुके हैं, तो हर बंदा आपसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद बन जाता है। और मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ, जहाँ पुलिस में करप्ट लोग हैं वहाँ पर अच्छे एक वेल रेपुटेड और कमीशन पास अफसरान भी हैं जो मेरे फ़ख्रिया अच्छे दोस्त रहे। इसी तरह यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन लोगों से मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती हो गई। कोई 20 साल में मेरी सहाफ़ती जो भी मेरा सफ़र रहा या कैरियर रहा है, उसमें ये नहीं कहेगा कोई चैनल के मुश्ताक सर की किसी फ़र्द की खुशनुदी के लिए कोई उसके हक़ में पैकेज चलाए। जिस तरह आप देखते हैं कि कई ऐसे सहाफ़ी हैं सियासतदानों को हीरो पेश करने के लिए लाखों रुपए वसूल करते हैं। कई ऐसे सहाफ़ी हैं ड्रग डेन को छुपाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे लेते हैं। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो 20 साल में तजुर्बा रखे हुए क्राइम रिपोर्टिंग का ताल्लुकात बना के ऐसे शोध लगवाते हैं, 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं। यानी हर किसी का ज़राए आमदन अपने अपने तरीके से। यहाँ पर शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिलता। अगर मुश्ताक सर की इलीगल मीन्स से कोई पैसा कमाता, या इस वक्त जो मुश्ताक सर की है वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर लोग देखते हैं, इसके पीछे रिस्क कितनी है, इसके पीछे आपके चैलेंजेस कितने, इसके पीछे कितनी माफियाओं से आपका फड्डा रहा है। अब अगर आप किसी से उस लेवल पर भिड़ जाते हैं तो उसका दो चीज़ें होती हैं, या तो आपकी लाइफ रिस्क पे चली जाती है, या आपको रिटर्न में बहुत अच्छा एक रिवार्ड मिलता है। अब वो अल्लाह पाक की तरफ से हो या अफराद की तरफ से हो, ये मुनसर होता है सिचुएशन पर। तो मेरे जितने भी ज़रा हैं वो डिक्लेयर्ड ज़रा हैं। अगर मेरे पास रीवो गाड़ी है, अगर मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो किसी और ने जाके ये तफ्तीश नहीं की कहीं से, या कोई खुफिया तरीके से जाके कोई बड़ा ब्रेकिंग नहीं लेकर आए मेरे लिए। ये तो मैं खुद अपने असेट्स डिक्लेयर करता हूँ, मैं खुद फेसबुक पे रखता हूँ कि भाई मेरा ये घर है, मेरा इस्लामाबाद में घर है, मेरे पास गाड़ियाँ। अगर किसी को कोई शुबा है आके बैठे, मैं अपनी मनी ट्रेल भी दूंगा, अपने जराए भी बताऊंगा। लेकिन ये आप उस वक्त बात करें कि आपके ऊपर किसका हाथ है, जब मैं किसी हाथ के लिए दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल हूँ। मैंने तो कोई ऐसा अमल ही नहीं किया मेरे भाई। जिस मकाम पर अब मैं हूँ, मेरे पास बड़ी फॉलोइंग है, मेरी एक कॉल पे हज़ारों लोग कराची में इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे पास पावर है, यानी मेरी पीआर है ज़बरदस्त किस्म की, मेरे पास तालीम है, मेरा एक रेपुटेशन है, मेरा एक नाम है, मैं कराची शहर में अपना वजूद तस्लीम करा चुका हूँ। इस स्टेज पर आके आपका दिमाग काम नहीं करता, आप सठिया जाते हैं, आप पार्टी अनाउंस करते हैं, आप लोगों को देख के वाह वाह सुन के अपनी आप झंडा अपना तश्कील दे देते हैं। तो मैंने तो अपना फहम और दानिश के मुताबिक लाइफ स्टाइल रखा हुआ है। मैं इस उरूज पे, यानी ये एक समझो ताकत का नशा होता है। आपने कराची में देखा अमन कमेटी भी बनी, वाह वाह जब हुई, लोगों की हीरो बना के लोगों को पेश किया गया। आपने यहाँ पर एक लसानियत के नाम पर जो तंजीमें काम करती हैं उनकी भी सियासत आपने देखी। मैंने इस तमाम तर कुव्वत को भी, जो मेरे साथ इंटेक्ट पावर है, स्ट्रीट पावर, मैंने उसका कभी मिसयूज़ नहीं किया। मैंने जायज़ इश्यूज़ पर
इश्यूज़ को रेज किया है, मैंने जायज़ मामला पर लोगों का साथ दिया है। अब ये कहना कि भाई मुश्ताक सर की पॉलिटिक्स शुरू कर रहा है, कतन इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। इस तासुर को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये जो समाजी काम है, मैं अपने लोगों के लिए, चाहे वो कराची में कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, उनके लिए मैं रात के 3 बजे भी खड़ा रहूँगा। तासुब का आपके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है कि आप तासुब बहुत बरतते हैं। आप सिर्फ सिंधियों की बात करते हैं और सिंध की बात करते हैं, और कराची वालों के लिए आपने, कराची में बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, कराची वालों को सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती बिल्कुल। अब तो इश्तिहारात भी छपते हैं बाकायदा, उसमें लिखा होता है कि इसमें कराची वालों के अलावा पूरे सिंध से, पूरे मुल्क से लोग दरख्वास्तें दे सकते हैं, जिसका दफ्तर भी जिस इदारे का कराची में होता है। उस पर आपने कभी बात नहीं की, सिर्फ आप सिंधी की बात करते हैं कि सिंधियों के साथ ये हो रहा है। सिर्फ भाई जुल्म तो सबके साथ होता है, कराची वालों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ भी जुल्म होता है, उस पर नहीं होता। तासुब का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि आप तासुब बहुत करते हैं। ये तासुब का जो मुझ पर इल्ज़ाम है कि भाई मैं लसान की बात करता हूँ, अपने सिंधी लोगों की बात करता हूँ, देखें मुझसे ये मुनाफ़कत नहीं होने वाली। मैं जेनेटिकली सिंधी हूँ, मैं बाय बर्थ सिंधी हूँ, मेरा वालिद सिंधी, मेरी वालदा सिंधी, मेरे सिबलिंग्स सिंधी। तो मैं अगर ये मुनाफ़कत करूँ कि नहीं, आपके इंटरव्यू में अपने उर्दू स्पीकिंग भाइयों को, पश्तून भाइयों को, बलोच भाइयों को, सराइकी गिलगिती कश्मीरी भाइयों को अगर मैं खुश करूँ कि नहीं भाई मैं सिंधियों की नहीं करूँगा। आसिफ सैयद अगर उर्दू स्पीकिंग है, वो अल्टीमेटली अपने उर्दू स्पीकिंग के साथ खड़ा होगा, उसको खड़ा होना चाहिए, ये गैरत का तकाजा है। अगर ज़र्फ़ और ख़ानदान वाला बंदा है तो मैं अल्टीमेटली, मुझे अप्रोच करता है सिंधी बंदा, मुझे अप्रोच करता है वो जो मुझसे चाहता है कि ये मेरी मदद करेगा। अब मेजॉरिटी मेरे पास, अब मेरा फ़ोन उठाए, 1000 टेक्स्ट मैसेजेस में 900 मैसेजेस मेरे पास मसाइल के आते हैं, लोगों के आते हैं जो देखें हुकूमत किसकी है, सिंधियों की है। तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं सिंधी की सपोर्ट करूं। वो चाहते हैं कि अगर इस बंदे की आवाज़ में अल्लाह ने तक़व्वत और ताकत बख्शी है तो इससे हम अप्रोच करें। या अगर कोई फेसबुक पर पोस्ट रखेगा या हमारे लिए प्रेस क्लब पे एहतजाज पे खड़ा होगा तो कोई नोटिस लिया जाएगा। इसी तरह मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं जब सिंध टीवी न्यूज़ में था तो मैंने 7 बरस तक MQM की रिपोर्टिंग की, यानी बीट रिपोर्टिंग की है। 90 पर मैं आता जाता रहा हूँ। मैं जो MQM लंदन सेक्रेटरी है, मैं वहाँ मुलाकातें करके आ चुका हूँ। तो जितने सरजानी का उर्दू स्पीकिंग भी मेरा भाई है, कोरंगी का उर्दू स्पीकिंग मेरा भाई है, लियारी का बलोच मेरा भाई है, बनारस का पठान मेरा भाई है, पश्तून PNT के कश्मीरी मेरे भाई हैं। तो मैंने कभी ये कलर नहीं दिया। अब ये एक सवाल आप उनसे करें कि जो लसानियत का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनमें उस इंतहा पसंद सिंधी कॉम्प्रस्ट के भी ख़िलाफ़ हूँ जो उर्दू स्पीकिंग को नफ़रत की निगाह से देखता है। मैं उस उर्दू स्पीकिंग इंतहा पसंद के ख़िलाफ़ हूँ जो लसानियत की बात करके यहाँ पर मैंने और आपने मुश्तरका जब रिपोर्टिंग की, अब्बाई शहीद में हम होते थे या जना में 144 तक के हमने रिकॉर्ड रिपोर्टिंग किए डेड बॉडीज़ की। टारगेट किलिंग जब ज़बान की बुनियाद पर होती थी, सियासत होती थी। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर लसानियत का कार्ड फेल हो चुका है। यहाँ पर मुहब्बतन पाकिस्तानी के तौर पर और एक मुख्तलिफ ज़ुबानों का गुलदस्ता सजाना है हम सब ने मिलकर। उसके लिए आपने भी 2 कदम आगे बढ़ना है, उसके लिए मैंने भी 2 कदम आगे बढ़ना है। और ये तब मुमकिन होगा जब आप मुझे बर्दाश्त करेंगे इस शहर में और मैं आपको करूँगा। बाकी वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि जो ये लसान की बात करते और नफ़रत को फ़रोग देते हैं और बोलते कि नहीं सिंधियों को लपेट के हम फेंक देंगे दोबारा जैकबाद लाड़काना सखर। तो ये कतन मुमकिन नहीं और ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। इसी तरह अगर कोई इंतहा पसंद कौम पर से सोचता है कि मैंने दोबारा इनको UP-CP भेजना है, समंदर में फेंकना है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। हमने एक दूसरे में मर्ज होना है, हम मर्ज हो चुके हैं। मेरी वाइफ गैर सिंधी है, आपने बताया कि आपके सिबलिंग्स में भी सिंधियों में शादियां हुई हैं, तो हम अब रिश्तों में बन चुके हैं और उसको हमने मजबूत करना है निस्बतन उसको कमज़ोर करने के। तो आज तक दुनिया का ये अलमिया है कि जहाँ पर भी एथनिक कलर पे सियासत हुई है वो पार्टियाँ नस्तो नाबूद हैं, चाहे पार्टियाँ हों चाहे अफराद हों। इसी तरह कराची में हमने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। बाकी ये सवाल उन इंतहा पसंद सियासतदानों से करें जो लसानियत की सियासत और अपना कार्ड इस्तेमाल करके इस नफ़रत को फ़रोग देते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जो है ना अपना असर रसूख दिखाने के लिए या रोब दबदबा दिखाने के लिए गाड़ियाँ जो हैं आप रेंट पे लेते हैं और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डालते हैं, बताते हैं कि मैंने गाड़ी खरीदी है या मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट की है। तो
इसमें किस हद तक सच्चाई है या ये? भाई पहली बात तो मेरी इतनी फाइनेंशियल हैसियत नहीं कि मैं रेंट पे गाड़ी उठाऊं और उसका 2 लाख, रीवो का तो 2 लाख 2.5 लाख किराए, तो मैं कहाँ से दूंगा। ये मैंने आपको पहले बताया, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ आप क्राइम रिपोर्टर हैं, किसी का काम आप कर लेते हैं तो आपको इनाम तो मिलता है। इसी तरह यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें, मैंने आपको कहा मेरे छोटे फड्डे नहीं है, और नो रिस्क नो गेन की पॉलिसी होती है। और अगर किसी की रेंट के तो आगे मुझसे ले जाए, या कोई चीज़ लेकर आए कि भाई फिलहाल शॉप से मैंने रेंट कार लिया, मुझे देगा कौन? रेंट की गाड़ी मुझे तो रेंट का फ्लैट भी नहीं मिलता। MK मार्केटिंग एंड डेवलपर्स तामीराती सनत में एक मोतबर नाम जो गुज़िश्ता एक दहाई से जायद अरसे से तामीराती सनत में खिदमात अंजाम दे रहा है। माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की ज़ेरे निगरानी हर किस्म के डिज़ाइन और बजट में दौरे जदीद के मुताबिक घर, रिहायशी अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग्स की तामीर और दफातर की इंटीरियर्स के लिए राब्ता करें। मुकर्ररा वक्त में प्रोजेक्ट की तकमील और आला क्वालिटी हमारा नस्बुल ऐन, मुनासिब कीमत और मयारी काम की गारंटी के साथ तजर्बेकार और क्वालिफाइड आर्किटेक्चर्स की टीम MK मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। राब्ते के लिए 021-346-55922, 0333-3122-355, 0333-3309-402। आपके ऊपर जो वो 12 केस वहाँ पे हुए थे गुलिस्तान जौहर वाले, शार फैसल वाले, उसमें एक केस अगवा का भी था, कोई अली अकबर था कि उसको केस था, उसको अगवा किया था, वो बाजियाब कराया पुलिस ने, तो वो क्या थी उसकी सच्चाई? देखिए वो एक केस था, एक केस नहीं, उसी बंदे के 3 मुकदमे थे मेरे ऊपर। अब वो जौहर में आप मेरे पीछे जाएं, वो 400 गज का मेरा जायज़ प्लॉट था, फाइल मेरे भाई के नाम, बिजली का कनेक्शन मेरे भाई के नाम और गैस का बिल मेरे भाई के साथ। जब मेरा पुलिस से फड्डा हुआ तो पुलिस ने पहला काम ये किया कि मुश्ताक सर्की के जो मुखालफिन हैं, जो इसके ख़िलाफ़ बात करना चाहते हैं या इसकी पर्सनैलिटी से क्लैश चाहते हैं, सबसे पहले कराची पुलिस के उन करप्ट अफसरान ने उन लोगों को अपने दफातर में बुलाया। आपने पहली दफ़ा देखा होगा कि FIR तो आपने भी रिपोर्ट की, FIR कितनी बनती है किसी के ऊपर। कभी मुद्दई को आपने प्रोटोकॉल में देखा, DSP के दफ्तर में घुसे मुद्दे उसकी वीडियो बने और SP के चैम्बर में वीडियो बने, वो पुलिस पेज पर जारी हो, तो ये होता है द काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन। यानी आप किसी को दीवार से जब लगाना चाहते हैं तो फिर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। वो प्लाट आज भी मैं दावा करता हूँ, मैंने अदालतों में भी चीज़ें जमा कराई हैं, वो प्लॉट मेरा है। और वो जो मेमन था मज़हब के नाम पर, उसने मसूनी तौर पर वो जो तैयार होते हैं मीनार मस्जिद के आके उसने रख दिए, उसको वो टच दे दिया कि भाई ये मस्जिद का प्लाट है। अब बहैसियत मुसलमान मेरा ईमान है, उन्होंने जो चाल की है वो ज़बरदस्त चाल की कि मैं इसको दोबारा अपने प्लाट को रिकवर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अदालत में ये साबित किया हुआ है कि ये चीटर लोग हैं, और जो उस FIR में गवाह हैं उनके वीडियोज़ मेरी फेसबुक वाल पे रखे और उनके बयानात अदालत में आके उन्होंने दिए कि भाई ये सारे चीटर लोग हैं, हमें पुलिस ने ज़बरदस्ती घरों से उठा के मुश्ताक सर के खिलाफ गवाही पर हमें मजबूर किया। तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाता है। बाकी किसी के अगवा में मैं कभी ज़िंदगी में मुलविस नहीं रहा। किसी को मेरा अगर आपने रेपुटेशन पूछना है, मैं 21 साल से गुलिस्तान जौहर में हूँ, वहाँ कोई सिंधी मेरे फॉलोअर्स नहीं है, उर्दू स्पीकिंग मेरे दोस्त हैं, मेरी टीम में उर्दू स्पीकिंग है और अच्छी फैमिली से जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है। उनसे जाके पूछे कि मुश्ताक सर्की का 20 साल में कैरेक्टर क्या रहा है। मैंने तो लोगों को आगे बढ़ के सपोर्ट किया हुआ है, मैंने तो लोगों की इमलाक को बचाया हुआ है। और आप जाके पूछें मेरे ऊपर कब्जे के इल्ज़ाम में हमने कब्जे कितने छुड़ाए, उसकी पादाश में ये चीज़ें होती हैं कि हम बदनाम हो जाते हैं। बाकी आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि आसिफ सैयद जाए ये माइक लेकर किसी प्रोजेक्ट में जाए जहाँ पर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि फिलहाल किसी फ्लैट पे कब्जा किया है, किसी प्लॉट पे किया है, एक मुद्दई सामने स्क्रीन पे बैठाओ, मैं उसके सामने आके बैठ के आपसे माफ़ी मांगूंगा।
सत्तार कौन था जिसको आपने आपसे भेजा में रखा, उसकी फिर बीवी को मजबूर किया, फिर उसके बदले कहते हैं कि दुकान और एक फ्लैट आपने लिया? अभी ये 5 साल पुरानी कोई कहानी। देखें मेरे साथ जुल्म कितना है कि ये सत्तार पुलिस का बीटर था। ईस्ट में हर ठेले वाला इस सत्तार नामी शख्स को जानता है। ये काला छोटे कद का मुच्छड़ है। किसी भी ठेले वाले के पास आप जाएं कि ये सत्तार बीटर को जानते हैं, वो आपको बताएगा सत्तार हमसे बता लेता है। तो उस वक्त 2-4 साल पहले जौहर में कोई मजदूर बेचारे ठेला लगाते थे, इस बंदे ने उनको उठा के मारा और इसके आगे पीछे मोबाइल चलती थी। और उस वक्त के MNA MPA का ये आंख का तारा था, क्योंकि 1,40,000 डेली की रिकवरी थी सिर्फ ठेलों से, जौहर से। तो मैंने उस गरीबों की वजह से इसको बुला के तंबीह की कि इनको गरीबों को तंग ना करो, इनको इतना नहीं बचता ठेले से कि 140 रुपये आपको दें। तो उस पर हमारी अनबनत हो गई, तो इसके लिए पुलिस खड़ी हुई। इसके ऊपर 2 उस वक्त भत्ते की FIR, यानी जेल जा चुका है। इसने क्या किया, क्योंकि मैं 5 साल बाद इसको याद आया इसकी वाइफ को कि भाई हम भी अगवा हुए थे। आप बताएं बहैसियत क्राइम रिपोर्टर, अगर कोई बंदा अगवा होता है और मैं उससे प्रॉपर्टी भी लिखवा लेता हूँ, तो भाई ये जंगल और कच्चा तो नहीं घोट की कंदकोट का, ये कराची शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है। यहाँ पुलिस अगर मेरे अंडर में है या मेरे साथ ताल्लुकात में या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही, तो रेंजर्स मौजूद है। रेंजर्स के अलावा दीगर जितनी हमारी एजेंसीज हैं, कहीं से कोई ये आवाज़ आई कि भाई 5 साल पहले कोई अगवा हुआ, 5 साल बाद FIR करवा रहा मेरे ऊपर, ये वही उस चीज़ का तसलसल है कि उस वक्त के DSP SHO ने और SSP ने बुला के लोगों को मेरे ऊपर मुद्दई किया। अभी ये सतारे, आप उससे जाके मिले, जौहर में रहता है। अगर मेरे ऊपर झूठी भी FIR है तो क्या मैं उसकी रद्दअमल उसका नहीं दे सकता? अभी भी वो महफूज है, उधर रहता है, उधर यही काम करता है, अभी भी भत्ताखोरी करता है, अभी भी सबको पता है। लेकिन मैंने अपना फैसला अदालतों पे छोड़ा है कि अदालतों से मुझे रिलीफ मिलेगा। अगर मैं गुंडा बदमाश अगवा वाला हूँ तो मुझे तो आज़ाद हुए भी 2-2.5 साल हो गए, तो उसको तो खराज तक नहीं आई। क्या मेरे पास इतने लोग नहीं होंगे उसको उठा के ये विड्रा करा FIR? ये जजेस को आके बोलते हैं अपनी फैमिलीज के साथ कि जज साहब हम तो इनसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, मगर ये बात नहीं सुनते। और मैं जज साहिबान को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने 9 माह जो जेल गुजारी है उसका अजाला ये लोग किस तरह करेंगे। अब तो कहना आसान है कि भाई हमसे तो पुलिस ने करवाई, भाई आपसे तो पुलिस ने FIR करवाई। आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर किसी के ऊपर गलत FIR करा रहे हो तो उसके नताइज भी गलत आते हैं। अब मैं सिर्फ अदालती फैसलों का वेट कर रहा हूँ, जैसे मेरे हक में फैसले आएंगे आपको इसका रद्दअमल भी नजर आएगा कानूनी मोर्चों पर। बाकी ये कोई मासूम नहीं है, आप किसी भी निहत्ते बंदे को उठाएं, 2 घंटे हब्स भेजा में रखे, निकल के चीखेगा। तो और सतार भी उसी प्रोजेक्ट में रहता है जहाँ मैं रहता था, हम एक दूसरे के नाइबर से। तो आप बताएं उस FIR में भत्ते की भी सेक्शन लगी हुई है, अगवा की भी लगी हुई है, प्रॉपर्टी की भी लगी हुई है। तो मैं कौन सा ऐसा बड़ा ताकतवर गुंडा हूं कि मैंने सरेआम बगैर निकाब के अगवा भी किया और 20 से 22 दिन उसको डंप भी किया कहीं, फिर वो आज़ाद हुआ तो मुझे उसने प्रॉपर्टी भी नाम की। तो इस तरह की अहमकाना हरकत कोई क्रिमिनल भी नहीं करता भाई, कि एक्सट्रैक्शन अपने नाम पर कराए, दुकान अपने नाम पर कराए, लेकर वो चीज़ें। इन्होंने FIR तो करा ली, अब साबित करें। इनके आईओ मुझे आके मिन्नतें करते कि सर गलती हो गई, वो SP का दबाव था, उस वक्त एडिशनल IG का दबाव था। तो मैंने कहा ये खड़े क्यों हुए? अब ये इन्होंने FIR किया तो इनको साबित करना होगी। इनका कोई गवाह नहीं आता, ये खुद नहीं आते, इनका कोई सपोर्ट एविडेंस नहीं है। और हकायक भी है कि मेरा अल्लाह जानता है मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर हूँ, और ये मेरा कैरेक्टर है कि ये सब हथकंडे इस्तेमाल होने के बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो पुलिस अफसरान से आपकी दोस्तियाँ बहुत मशहूर हैं, आपकी तस्वीरें भी शेयर होती रहती हैं, वीडियोज़ भी शेयर होती रहती हैं। ये भी इल्ज़ाम है कि उन पुलिस अफसरान को आप इस्तेमाल करते हैं अपने इन कामों के लिए, दूसरे जो कब्जा उब्जा का इस्तेमाल, नाम आपका आता है उसमें। देखें मैं 20 साल से मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। सिंधी जरीदे से लेकर मैंने चैनल्स तक, चैनल से उर्दू मेन स्ट्रीम मीडिया तक मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की। अब मेरे साथ जो ASP थे, यानी मेरा जो कैरियर का स्टार्ट था उस वक्त वो लोग ASP थे। अब देखें IG लग गए, DG लग गए और DIGs एडिशनल IGs तक जाके पहुँचे। मैं वही क्राइम रिपोर्टर हूँ। अब आप बताएं कि एज आसिफ सैयद आपके किसी पुलिस से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हम उस प्रोफेशन में पीपल्स पार्टी कोई बीट करता है तो पीपल्स पार्टी से मिनिस्टरों से उनके ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। अगर कोई MQM की बीट करता है, हमारे कितने दोस्त हैं जिससे राब्ता कमेटी पूरी राब्ते में रहती है,
MQM के उरूज में हमने देखे, ऐसे भी चैनल्स के रिपोर्टर थे जिनकी शादी गम में पूरी राब्ता का मिल जाती थी। अब अगर मैं उसी फील्ड में क्राइम रिपोर्टर हूँ, क्राइम का ताल्लुक तो SHO से लेकर IG से होता है, अब वो आप पर मुनसर करता है कि आपके ताल्लुकात किस तरह के कायम होते हैं। मैंने कभी अपने किसी पसंदीदा पुलिस अफसर की कोई खुशामद वाला पैकेज कोई TV पे चला, मुझे दिखाओ। ताल्लुक कभी भी खुशामद से नहीं होता मजबूत। आपके अपने असूल होने चाहिए और पुलिस वालों के अपने। मुझे आपने कभी IG ऑफिस में देखा, मुझे किसी SSP के दफ्तर में देखा? मैंने तो हमेशा यही किया कि मैं दावत होस्ट करता हूँ, किसी बड़े होटल में बुलाता हूँ सबको, उस पर भी लोगों को पता नहीं चीज़ें हजम नहीं होती। तो मैं तो वो बंदा हूँ किसी की चाय नहीं पीता। अब मेरा अगर दोस्ती वाला ताल्लुक बनता है, क्या कोई FIA की जो बीट करते हैं हमारे दोस्त, उनके FIA के अफसरान से ताल्लुकात नहीं होते? जो CA सिविल एविएशन करते हैं, क्या उनके PI में और सिविल एविएशन में ताल्लुकात नहीं होते? तो जो भी बीट रिपोर्टर अरसा दराज से कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जिनके जजेस दोस्त हैं, यानी हमारे बिरादर हमजा भाई या जितने भी सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनके जजेस के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात होते हैं। तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, भाई एक कोई बात बताए ना जिसमें मेरी पुलिस के अफसरान ने सपोर्ट किया। अगर मैं ऐसी कोई चीज़ करता तो मेरे ऊपर आए दिन मुकदमा थोड़ी बनते, और अगर मैं किसी पुलिस को गलत इस्तेमाल करता तो मेरे ऊपर ये थोड़ी होते ये जितनी सख्तियाँ और मुश्किलात मेरे ऊपर आती हैं। तो ताल्लुक अपनी जगह मेरा है और प्रोफेशनलिज्म मेरी अपनी जगह है। मैं अगर क्राइम करूंगा तो वही पुलिस वाला मुझे उठा के बंद करेगा, क्योंकि उसका ये प्रोफेशन इजाज़त देता है। अगर वो पुलिस वाला, मैं वाहिद बंदा हूँ, एक्सप्रेस में मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे रखिए, मैंने अपने ही पुलिस के दोस्तों के खिलाफ मैंने रिपोर्ट चलाई थी जब उन्होंने गलत काम किए, जब एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए एक दूसरे के राज फाश किए, तो मैंने ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की, चैनल पे भी की और मैंने उसमें अखबार में भी छापी और शाया हुई खबर। उसके बाद मेरे उनसे ताल्लुकात ख़राब होने के बजाय और ज़बरदस्त हो गए, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। और जब मैं अपने प्रोफेशन के साथ सच्चा हूँ तो अगला आपके वजूद को तस्लीम करता है कि नहीं यार ये मेरा खुशामद करने वाला नहीं। खुशामद वाला रिश्ता आप देखें कितने झुक्के मिलते हैं आपके क्राइम रिपोर्टर, सिर्फ इसलिए कि उसकी पोस्टिंग उसको चाहिए। मेरा कभी भी ये रवैया आपको ये नहीं लगेगा, मैं तो जिस अभी मुझे आप ला के दें, मेरे किसी करीबी पुलिस अफसर दोस्त का आप ना चलाएंगे मैं चलाऊंगा। अगर मेरे पास चैनल नहीं, मैं सोशल मीडिया पे लाइव आके बताऊंगा कि इसने ये बेज़ाब्तगी या ये करप्शन की है। तो ये तासुर कतन गलत है। ताल्लुक सबसे एक फितरी अमल है, जो जिस बीट रिपोर्टिंग में होगा उसका ताल्लुक उसी से रहेगा। मुस्तकबिल के क्या प्लान है आपके सियासत में आने के? कोई सियासी जमात बनाएंगे, किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे? देखें, मेरा कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि मैं मुस्तकबिल में सियासत करूं, चाहे वो पार्लियामानी सियासत हो, चाहे वो कोई और सियासत हो, मजहबी समाजी हो। ये मेरा वतीरा नहीं है, न मेरी ये मेरे ऊपर वाजिब है जो मैंने आज तक किया है। मैं एक प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ और इंशाल्लाह मैं अब एक अच्छे चैनल में दोबारा ज्वाइन करने वाला हूँ। तो ये समाजी इश्यूज़ मैंने साइड पे करने, उस पर मैं माइक लेकर उस स्क्रीन को उन ज़ुबानों के लिए जो महकूम ज़ुबान है, वो लोग जो मज़लूम हैं, वो लोग जो निहत्ते हैं, जिनके ऊपर मज़ालिम होते हैं, चाहे वो शहरी इलाके का कोई जागीरदार वडेरा करे या चाहे वो देही इलाके का कोई जागीरदार वडेरा करे, जो मज़लूम है वो मज़लूम है, उसकी कोई ज़ुबान नहीं। जो बिलकने की आवाज़ है, रोने की, उसकी कोई ज़ुबान नहीं। जिनके बच्चे हैं उनका कोई वो नहीं कि भाई ये सिंधी का बेटा है, रोना है इसका सिंधी में। तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ और अपने सहाफ़ती मोर्चे पर रहकर इंशाअल्लाह तमाम इकाइयों की खिदमत करूँगा और सहाफ़त करूँगा। और उन अनासर को जो आज से देखें, क्रिस्टल और आइस, ये रा फंडेड जितने भी लोग हैं, बिलखुसूस कराची के पोश एरियाज़ में क्रिस्टल आइस का बड़ा मकरू धंधा हो रहा है, इनको एक्सपोज करना चाहिए। उन जो गठजोड़ है पुलिस का और मंशात फरोशों का, उनको एक्सपोज करना चाहिए। मरना आपने एक दिन है, ये नशे की लत ऐसी है, इसको तो मैं इसके ख़िलाफ़ काम करने को जिहाद समझता हूँ। इसके लिए मेरी जान भी जाए, मुझे धमकियाँ भी आती हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कहाँ पर चल रहा है, मैं सोशल मीडिया पे लाइव आऊँगा वहाँ पर। और इसको आप अपना एक मशगला बना लें और ये इबादत भी होगी, हमारी नस्ल भी बचेगी। तो पैगाम देना चाहते हैं आप अपने सुनने वालों को, देखने वालों को? देखें, बैड गवर्नेंस का मैं भी विक्टिम हूँ, चाहे वो हुकूमत इलाक़ में हो या सोलो हो पीपल्स पार्टी की या PTI की। कराची को बिलखुसूस हमेशा दीवार से लगाने की कोशिश की गई। आज भी हम
KLA ट्रिक के अजाब में, आज भी हम वाटर बोर्ड के अजाब में, आज भी हम बदअमनी के ज़मरे में, आज भी हम बेरोज़गारी के उसमें तालाब में डूबे हुए। तो ये चीज़ें मिनसल कौम हमें सोचना चाहिए कि भाई हुकूमत वालों का कोई नहीं होता दीन ईमान, यानी आपकी जो नुमाइंदा जमायतें, आप उनका गिरेबान पकड़ें, हम हुकूमत का पकड़ें, मिल के अपने मसाइल के हल के लिए कोशा हों। तो मैं तो तमाम जो भी इकाइयाँ हैं, जो भी ज़ुबानें कराची में बसती हैं और सिंध धरती को अपनी माँ और सिंधियों को अपना भाई तस्लीम करती हैं, उनके साथ मिल के हम एक ज़बरदस्त किस्म का आवाज़ उठाएँ और ये बालाए ताक रखें कि मैं सहाफ़ी हूँ, वो सियासतदान है, वो शायर है, वो स्टूडेंट है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है। नहीं, सब ने मिनसल कौम एक ताकत और आवाज़ उभारनी है अवामी मसाइल के हल के लिए। उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो मुहाजिर सूबे की बात कर रही है आजकल, खासतौर पे MKM वाले और MKM मुहाजिर कौम मूवमेंट वाले मुहाजिर सूबे की बात करते थे। आप क्या कहते हैं, सूबा बनना चाहिए कोई या नहीं बनना चाहिए? देखें, मैं सूबे बनने के कतन खिलाफ हूँ। सूबा बनने की बात तब हो जब आपका कुछ ना हो। कराची में आबादी हमसे ज़्यादा आपकी है, वसाइल आपके पास हमसे ज़्यादा रहे, हमसे मुराद के मुशर्रफ का दौर आपके सामने, कर लेते, सूबा बना लेते, वफाक भी आपके पास था, सूबा भी आपके पास था। ये उस वक्त चीज़ें होती हैं और इनका सूबे का मुतालबा महज वाटर बोर्ड और KBCA KDA पे जाके रुक जाता है। मामलात एडिशनल डायरेक्टर लगाने तक जाके थम जाते हैं। मामलात जो हाइड्रेंट्स की बीट आती है, इलीगल हाइड्रेंट्स की, वहाँ जाके थम जाता है। तो ये जो अनटाइमली, जिसको आप जो मुनासिब वक्त नहीं होता डिमांड का, ये उस वक्त करें जब आप अख्तियार आते हैं। अभी किसने रोका है? आपने कौमी असम्बली में कोशिश की किश्वर ज़ेरा के थ्रू, क्या हुआ? आपकी PTI ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। मुशर्रफ के दौर में आपने सूबा तो दूर की बात, काला बाग डैम के लिए एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, आपको क्या हुआ? मज़ामत का सामना हुआ। तो वो बातें जो इकाइयों में नफ़रत का बायस बने, उससे गुरेज की जाए। हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, उनकी तशवीश, उनके मसाइल होंगे, लेकिन उसका कतन ये हल नहीं कि आप 4 कमरे आपके घर में हैं, आपका वालिद एक ही, यानी जो भी आपका सरपरस्त है हुक्मरान सूबे का या वफाक का, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे बाहर रोड पे दरवाज़ा लगा के नया कमरा बना के दें, उसी घर में रहकर आपने मसाइल का हल ढूंढना है। और ये ना कहें आज आपने कहा कि हमें सूबा चाहिए, कल आपके नए सूबे में खुदा न खासा कराची सूबा बन जाता है तो 40 लाख से ज़ायद आपके अनडॉक्यूमेंटेड अगवानी रहते हैं, उज़्बेक रहते हैं। कल को वो अगवान कैंप से, जोने जो टाउन से निकल आके बोले हमें अभी कराची के अंदर और पश्तूनों का सूबा चाहिए, तो आप इस रविश को, इस मज़ामत को किसी तरह नहीं रोक सकते, क्योंकि जिसकी फिर अक्सरियत होगी, जिसके पास अख्तियार होगा, जिसके पास असला होगा, वो सूबे के अंदर सूबे का मुतालबा करता जाएगा। तो इसको आइनी, कानूनी, इखलाकी और शरई तौर पर चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए।